वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हमारी डेट जो है वो अगला जो है दिसंबर का हफ्ता आ गया है। तो हमारे दिसंबर का जो फर्स्ट वीक था उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। अब हम लोग सेकेंड वीक की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर्स हैं हमारे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप जो भी पीडीएफ चाहते हो वो आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा ये है हमारे इंपॉर्टेंट डेज, जिसमें सबसे पहला डे आता है 9 दिसंबर, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन डे का मतलब क्या होता है? जितना भी करप्शन होता है उसके अगेंस्ट जाने वाला एक दिवस। एंटी करप्शन मतलब कि करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखो यार, ये डे मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे सारे दिन आपको पढ़ के जाने हैं, लेकिन कुछ कुछ दिवस होते हैं जो हमारे लिए थोड़ा जरूरी हो जाते हैं। इस बार इसकी जो है थीम भी रखी गई थी, यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। इसको यूएन के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर के साइन किया था, तब से ये स्टार्ट हुआ। याद हो जाएगा सीधा। ऐसे ही हमारा अगला आता है 10 दिसंबर, जिसको हम ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार। देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि मानव अधिकार दिवस जो है वो इस दिन को क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कुछ ऐसा कि ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार असल में 10 दिसंबर 1948 1948 को, मैं ये नहीं कह रही कि मानव अधिकार इस दिन एग्जिस्टेंस में आते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस दिन मानव अधिकारों के बारे में एक पूरा ब्यौरा तैयार किया गया था। इसे कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि इस बार तैयार की गई थी। क्या कहते हैं उसको? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये चीज जो है यहाँ पर तैयार की गई थी कब? 10 दिसंबर को। इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही है फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया सबको। इस दिन ये अडॉप्ट किया गया था, 1950 से ये चीज चलती आ रही है। और भारत में अगर मैं बात करूं कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कुछ हमारे पास है, तो बिल्कुल है। हमारे पास मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में क्या चीज है? हमारे यहाँ भारत में मानव अधिकार अगर हम उनकी रक्षा करनी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या मनाते हैं? हम लोग मनाते यहाँ पर हम लोगों के पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जिसे एनएचआरसी कहते हैं। 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत इसको भारत में बनाया गया था। समझ गए सब लोग यहाँ तक? बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो ये भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्लियर हुआ? बड़े आगे। तो ये दो ये चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिफेंस की न्यूज की, तो अभी वियतनाम के साथ हम लोगों ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है विनबैक्स 2023 की। सबसे पहली बार इसको जबलपुर में किया गया था, लेकिन इस बार मतलब ऐसे ही होता है कि एक बार वियतनाम में, एक बार इंडिया में, एक बार वियतनाम, एक बार इंडिया, ऐसे करते करते आगे बढ़ते हैं। तो ये एनुअल ट्रेनिंग रहती है इंडिया और वियतनाम के बीच में। इस बार का हनोई वियतनाम में किया गया है। वियतनाम की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वियतनाम एक ऐसी कंट्री है, एशिया में ही है, और ये साउथ ईस्ट एशिया में आती है। बुद्धिज्म के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी ये रिच है पुअर है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जो है अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इसकी खुद की कैपिटल ही हनोई है और यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है हो ची मिन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे वियतनामीज लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है और बुद्धिज्म रिलीजन यहाँ पे अच्छा खासा फॉलो किया जाता है। क्लियर है? और यहाँ की करेंसी जो है उसे कहते हैं डोंग, DONG, डोंग। ये जो वियतनामीज है यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करूं इनके कि आसपास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा बीचेस, बीच अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। कल्चर भी यहाँ पर जो है काफी डाइवर्सिफाइड है। चाइना बुद्धिज्म से काफी ज्यादा मिलता हुआ कल्चर। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी आपका डिफेंस की न्यूज। अगली आती है हमारी जोनल काउंसिल, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे होम मिनिस्टर ने 26वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग यहाँ पर हेल्ड करी है पटना में, ठीक है।
तो अब बात ये आती है कि जोनल काउंसिल जो होती है इसे हम कहते हैं, जिसे हम क्षेत्रीय परिषद के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्रीय परिषद होती क्या है? तो देखिए भाई, ये क्षेत्रीय परिषद जो है ये एक तरीके की जो है भारत में 5 बनी हुई है, और अभी से नहीं बनी है, ये भारत में बनाई गई थी 1956 में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इनको बनाया गया था। ठीक है, और ये भारत में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल 5 प्रकार की हैं। ठीक है, और ये हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मतलब कि गृह मंत्रालय के अंडर आती है। 5 तरीके की हमारे पास जोनल काउंसिल बनी हुई है। ठीक है, नदन जोनल काउंसिल में क्या क्या आता है? वैसे तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को अपनी पहले की भी किसी वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन अब मैं आपको फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहती हूँ। नदन मतलब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हमारी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली आता है। अब आप बोलेंगे मैम इसमें आपने राजस्थान को मिस कर दिया। मुझे पता है आप सभी लोग ये बोलेंगे, दिमाग में सोचेंगे कि ऐसा नहीं, राजस्थान नहीं, सॉरी सॉरी, आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर उत्तराखंड को मिस कर दिया। तो देखिए भाई, उत्तराखंड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड उत्तरीय नॉर्थ जोनल काउंसिल का हिस्सा है ही नहीं। कहाँ आएगा अगर इसमें नहीं है? तो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी, वीडियो में बने रहो मेरे साथ, अभी समझ आ जाएगा। वेस्ट जोनल काउंसिल में क्या आएगा? वेस्ट जोनल काउंसिल में गोवा, गुजरात, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली और महाराष्ट्र। साउथ में क्या आएगा? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी। आएगा ये सब? बिल्कुल आएगा। ईस्ट में क्या आएगा? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। वही सेंट्रल में यूपी। यूपी से क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड। मैंने आपको बताया ये 1956 में बनाया गया था, और 1956 में उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था, इसलिए ये सेंट्रल में मध्य जोनल काउंसिल का ही हिस्सा है। ठीक है, और एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, ये सारा कुछ एक साथ बना हुआ है। ठीक है ना, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, ऐसे है। अब आप कहेंगे मैम इसमें आपने राजस्थान को तो अभी भी मिस किया हुआ है। तो राजस्थान जो है वो नदन जोनल काउंसिल का हिस्सा है, वो और किसी में नहीं आता है। अब आप कहेंगे मैम इसमें आपने सेवन सिस्टर्स को नहीं लिखा, है ना, सिक्किम को नहीं लिखा। इसमें आप कहेंगे कि मैम आपने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप उसको भी नहीं लिखा। तो देखिए भाई, इसके भी मैं बताती हूँ पूरा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप किसी का भी हिस्सा नहीं है, वो केवल सदर्न जोनल काउंसिल में एज अ गेस्ट जाते हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, छोटी सी बात। ठीक है, ये सब जो आप पढ़ रहे हो ये सब में इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नदन वाले के दिल्ली में है, और ईस्ट वाले के वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में है, साउथ वाले के तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई वहां पे है, और सेंट्रल वाले के यूपी में है प्रयागराज, इलाहाबाद, और वेस्ट वाले के मुंबई में है। अब इसमें आपकी बच गई सेवन सिस्टर्स। तो देखिए, सेवन सिस्टर्स इनमें से किसी के भी हिस्से नहीं आती हैं, उनके लिए अलग से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाए गए हैं, जो कि 1972 से बने हुए हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स शिलोंग मेघालय में है। तो याद हो गया अब आप लोगों को कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो इनमें से किसी के भी हिस्से नहीं आती है। 5 ही जोनल काउंसिल्स हैं, और इनमें से किसी के भी हिस्से ये सब नहीं आता है। आपसे ये सारी की सारी बातें एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, सीधा सीधा इन पे सवाल एग्जैक्टली इसी प्रकार से बन सकता है। तो आपको इसी प्रकार से अपनी इंफॉर्मेशन को भी दिमाग में रखना है। हो जाएगी सभी को लर्न, करनी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है। ठीक है ना, ऐसे लर्न करना है इनको। कोई समस्या हो इस पूरे टॉपिक में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम ये वाली बात समझ नहीं आई, मैं आपको दोबारा बता दूंगी, कोई इशू नहीं है उस बात का। आप बस पढ़ो। ठीक है, और समस्या आए ना कि भाई मैम यहाँ में जोनल काउंसिल समझ नहीं आया, तो मेरे को बताना, क्योंकि जोनल काउंसिल मैं बता रही हूँ बहुत जरूरी है, पढ़ के जाना। इसको पढ़ के नहीं गए तो देखो गलती करोगे। इस पे यूपीएससी भी कई बार सवाल कर चुकी है, तो मैं तो यही बोलूंगी आप लोगों को कि इसको जरूर करके जाना। कोई समस्या है मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसमें क्या क्या बातें आपको ऐड करनी है। ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलो यहाँ तक कंप्लीट करना, बाकी आप पढ़ भी सकते हो। वैसे यहाँ पे सारा कुछ लिखा भी हुआ है, पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया जोरदार है, धांसू है। आपको आई गई होगी समझ मेरे हिसाब से। तो नहीं आई तो भी बता देना यार। ठीक है, शर्माना नहीं, बता देना। अगर नहीं भी आई तब भी बता देना, आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत ही अच्छी चीज है ना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं होगी। चलो बढ़ो आगे। बड़ी एक और बढ़िया खबर है भारत के लिए कि भाई हमारे भारत में
यूनेस्को की तरफ से इंटैंजिबल, जिसको अमूर्त कहते हैं, उसमें एक और डांस को ऐड कर लिया गया है, जिसका नाम है गरबा। सबने सुना होगा और किया भी होगा, केवल सुना नहीं होगा, किया भी होगा, बड़ा मजेदार होता है। तो यहाँ पर जो है गरबा फेस्टिवल इसमें इंक्लूड हो गया है, और गुजराती गुजराती फोक डांस में है, और 15 नंबर का ये वाला यूनेस्को के उसमें लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, अब बात ये आती है भाई, गरबा तो चलो ठीक है ऐड हो गया, देखिए ये है क्या चीज, मतलब ये जो है मैं बता रही हूँ इंटेंजिबल। देखो अगर कोई भी ये देखो गरबा की पिक्चर्स, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहन के मजा आता है बहुत ही ज्यादा। मैंने भी किया हुआ फेस्टिवल परफॉर्म ये वाला, बड़ा ही मजा आता है, एकदम तरीके से चटक मटक तैयार होकर के जाओ। और क्या मतलब, ऐसे लहंगा चोली चनिया चोली पहन के, पूरे ज्वेलरी पहन के यूं नाचो यूं गाओ, मजा आ जाता है। किसी भी, अगर हमें फेस्टिवल को, किसी भी कोई भी परफॉर्मेंस को इंक्लूड करना है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, तो उसके लिए अपने को वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि बहुत से लोग परफॉर्म करते हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप कम्युनिटी उसको परफॉर्म करता हो, तब उसको ऐड किया जा सकता है। कोई भी एक कम्युनिटी हो सकती है जो उसको परफॉर्म करती हो। ठीक है, तो गरबा तो करती है ना एक अच्छी खासी कम्युनिटी, और वो जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है। बिल्कुल, हमने भी ये कहाँ से सीखा है, ऐसे ही तो सीखा है हमने आके। ठीक है, डांस स्टाइल में क्लैपिंग होती है, मूवमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाया जाया जाता है, बहुत जबरदस्त एक तरीके से कलरफुल अटायर पहन के डांस किया जाता है। तो इंटेंजिबल साइट यही होती है कि एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर परफॉर्म की जाती हो, और एक आइडेंटिटी कम्युनिटी दे। और ये भारत की तरफ से संगीत नाटक अकेडमी है, वो यहाँ पर इसको देती है भाई कि आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर भारत की तरफ से काफी सारे डांस हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा कलकत्ता का, कुंभ मेला, नवरोज, योगा, पंजाब के जो बर्तन बनाने वाले हैं, और मणिपुर का डांस परफॉर्मेंस, लद्दाख की बुद्धिस्ट चैंटिंग, कालबेलिया डांस जो कि राजस्थान का है, मुडियेट्टू जो कि केरला का है, गढ़वाली हिमालयाज में रहने वाले लोगों का रामम फेस्टिवल, कुटियाट्टम, रामलीला। ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, समझे आप बात को। तो ये इकलौता नहीं है, ऐसे यहाँ पर खूब सारे यहाँ पर इंक्लूड किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें अपने दिमाग में याद रखने भरनी है। क्लियर हुआ भाई सबको, ये सब लिखते जाओ। और एग्जाम में ये सारी बातें भी पूछी जाती हैं, एग्जाम में सीधा सीधा इनसे सवाल बनते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है भाई, ये सब लिख लेना। तो ये था भाई गरबा के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी ऑलरेडी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्राइटेरिया क्या है, कौन देता है, सारी बातें जो जो मैंने बताया है वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर की है, क्या खास बात है उसके अंदर। तो जितना जितना आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है, सारा सारा पढ़ के अच्छे से जाइएगा। ठीक है ना, चलो। अगला आता है हमारा, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अभी जो है कैश फॉर क्वेरी के ऊपर सवाल करे हैं। अब ये बात आती है कि कैश फॉर क्वेरी क्या चीज है ना। अब हमसे ये कैश फॉर क्वेरी जैसी टर्म पूछी जाती है। हुआ क्या, असल में ये शुरू हुआ अक्टूबर 15 को, जब निशिकांत दुबे एक बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला है उनको एक लेटर लिख के बोला कि भाई ये जो टीएमसी की एमपी है ना महुआ मुत्रा, इन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में सवाल करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर उस शब्द को कैश फॉर क्वेरी करके शब्द निकाला है। समझे बात को। तो इस तरीके से ये कैश फॉर क्वेरी केस आया है, और इस पूरी केस को जांच पड़ताल करने के लिए हमारी एथिक्स कमेटी है जो पूरा इस केस को जांच पड़ताल करेगी। एथिक्स कमेटी का काम ही होता है जांच पड़ताल करना एथिकल चीजों के ऊपर। अगर कभी भी कोई ऐसे हैं व्यक्ति जो कि एथिकल चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो यहाँ पर चेक करती है। आचार समिति इसको कहते हैं। 2015 में जो है एथिक्स कमेटी का निर्माण किया गया था। ठीक है, लिख लीजिए ये सारी बातों को, एथिक्स कमेटी, जो हमको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, लोकसभा की एथिक्स कमेटी 15 मेंबर की होती है, बड़ा जरूरी है याद करके जाना, क्योंकि ये केसेस के ऊपर सारा कुछ चेक वेक करती है। असल में बहुत पहले बना दी गई थी, लेकिन जब प्रॉपरली बन के तैयार हुई ना परमानेंट के रूप में, वो 2015 में हुई है, लेकिन एडहॉक के रूप में 2000 में भी चल रही थी। अब क्या होता है कि मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा किसी व्यक्ति को किसी एमपी के अगेंस्ट कंप्लेन करनी है, जैसे वो निशिकांत दुबे ने की थी, तो ऐसे ही आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो एक दूसरे एमपी के लिए।
तो स्पीकर जो है उस पर एक्सेप्ट करके उसको एथिक्स कमेटी को फॉरवर्ड कर देगा। एथिक्स कमेटी यहाँ पर चेक करेगी कि भाई किस तरीके से है क्या चीज़ है, फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी स्पीकर को। अब स्पीकर यहाँ पे हाफ एन आवर डिस्कशन करेंगे और फिर जाके चेक करेंगे कि इसमें क्या बात है और क्या नहीं होनी चाहिए। 15 मेंबर की कमेटी है, याद रखिएगा इस बात को। लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है, याद हो जाएगा। जितने भी 15 मेंबर्स होंगे लोकसभा में वो पूरे के पूरे यहाँ पर हमारे स्पीकर ही डिसाइड करेंगे। 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1 साल का इनका समय होता है। और जो लोकसभा की पहली कमेटी एडहॉक के रूप में आई थी 2000 में, लेकिन परमानेंट हो गई थी 2015 में। ऐसे राज्यसभा में भी एथिक्स कमेटी है। ठीक है, मैं उनकी फैक्ट्स भी बता देती हूँ आपको। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी पहली बार जो है वो कब बनी थी, 1997 में। और उसमें 10 मेंबर्स होते हैं और 10 के 10 का चयन जो होता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा द्वारा किया जाता है। और कितने सालों के लिए रहते हैं ये, केवल 1 साल के लिए, 1 ईयर का ही इनका टर्म रहता है। ठीक है, मॉरल कंडक्ट एथिकल वैल्यूज को चेक करने के लिए पूरी ये कमेटी बनाई जाती है। समझ गया भाई, सारी बात को क्लियर हो गया होगा आई होप सबको यहाँ तक। पढ़ लो, मैंने वैसे तो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आपको समझा भी दिया है। और आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से सारी बात भी समझ में आ जाएगी कि कौन होते हैं, क्या होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है भाई, आगे आते हैं अगला। अभी हाल फिलहाल में सेशल्स में इमरजेंसी की जो एक बात है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। सेशल्स, आपने इस छोटी सी कंट्री का नाम, छोटी सी आइलैंड कंट्री कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसका नाम जरूर सुना होगा, सेशेल्स का। सेशेल्स जो है ये देखो मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, इसका मैप देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसकी लोकेशन के बारे में। सेशेल्स जो है ये कंट्री इंडियन ओशन में लोकेटेड है। इसके आसपास काफी सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो, मॉलडीव, डिको गार्शिया, मॉरिशियस, माडागास्कर, एजम्पशन आइलैंड, सेशल्स, यहाँ पे ये लोकेटेड है। ठीक है, हमारे अच्छे रिलेशन है इनके साथ काफी। ठीक है, घूमने वाली भी जगह है, यहाँ पर अच्छे से आप जा भी सकते हो। तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक फ्लड आने की वजह से इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की गई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अभी ये न्यूज में क्यों चल रही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी कहाँ पे हुई है, तो आप यहाँ पे बताओगे सेशल्स में से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आ सकते हैं, क्योंकि आइलैंड एरिया है। फ्लड और एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर अच्छे खासे जो है ये इमरजेंसी आती है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है बाबेल रामकालवन, उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, याद हो जाएगा। और इसके पास में ये पूरा अफ्रीका आता है। ये है हमारा प्यारा भारत, ये है सेशल्स, और ये है यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया, और ये है रेड सी। मैपिंग की वीडियो आती है ना मेरी, प्लेसेस इन न्यूज, देखो उसको, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी मैपिंग के मामले में। तो सभी लोग उस वीडियो को भी देखो और समझो जो बातें उसमें बताई गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जेमिनी अभी गूगल ने ही लॉन्च करा है अपना, एक तरीके से आप कह लो एआई, जो कि ह्यूमन लाइक बिहेवियर करने के लिए काबिल है। जेमिनी एआई के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, बाकी मॉडल से ज्यादा आ, बढ़िया तरीके से काम करेगा। पिक्चर देखो आप इसकी, जेमिनी के नाम से ये है, और हेल्प करेगा ये सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, हाई क्वालिटी कोड, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी, सारी पॉपुलर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और ये गूगल क्लाउड का एंड टू एंड प्लेटफॉर्म टूल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेसी, हर एक चीज को काम करने के लिए यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये भी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। अगला आता है भाई यहाँ पर थिरुवल्लुर का स्टैचू, फ्रांस में बनाया गया। ये देखिए भाई पिक्चर, काफी इंपॉर्टेंट वाला करंट अफेयर है ये। तो थिरुवल्लुर का जो स्टैचू है वो फ्रांस में अभी इनॉग्रेट किया गया। फ्रांस की कौन सी जगह पे, कर्गी में। क्वेश्चन आता है कर्गी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कर्गी में है। कर्गी फ्रांस फ्रांस में है। तो इंडिया और फ्रांस के रिश्तों को और बेटर बनाने के लिए ये है। अब ये थिरुपल्लूर जो है ये थे कौन, ये विजडम और नॉलेज के गुरु, आप यूं कह लीजिए ज्ञान, बुद्धिमत्ता, इकोनॉमिक्स के गुरु थे, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह के बारे में भी लिखा है। इनसे जुड़े हुए स्टैचू इवन भारत में भी है, कन्याकुमारी में, भारत में भी इनका स्टैचू है। कन्याकुमारी क्या है, तमिलनाडु, जो कि भारत का एंड लैंड है। कन्याकुमारी में जगह है केप केमोरिन, ये भारत की एंड प्लेस में काउंट की जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। और ये जो है वल्लुवुर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके नाम पर चेन्नई में
थिरुवल्लुर टेम्पल भी लोकेटेड है। ठीक है, इनका स्टैचू भी याद रखिएगा। और इन्होंने बुक्स भी बहुत सारी लिखी है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है, बुक का नाम मैं बता देती हूँ, तिरुक्करल। ठीक है, जिसमें एथिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स लिखी है, जिसमें ये बताया कि झूठ ना बोल करके सिर्फ सच्चाई के ऊपर ध्यान देना ही सबसे बड़ी चीज है। इसमें, इस बुक में 133 सेक्शंस को इन्होंने एक्सप्लेन करा है, काफी सारी बातें भी बताई हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ भाई? तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। चलिए, आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, पसंद भी आए होंगे, जितना जितना इस लेक्चर में बताया है। ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आप लोगों को यार, 20-25 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ना, क्योंकि मैं इन 20-25 मिनट को आपको बिल्कुल भी जाया नहीं जाने देती। जितना भी इस 20-25 मिनट में आपकी, मेरा नाम आयुषी है, तो आयुषी मदान मेरा पूरा नाम मैं बता देती हूँ। मैं आपको जब भी यहाँ पर लेक्चर करवाती हूँ, उसमें मैं आपको पूरा ही डिटेल में सारी बातें बताती हूँ। मैं ऊपर ऊपर से आपको कभी भी किसी भी लेक्चर में, वीकली करंट अफेयर में आपको नहीं मिलेगा कि मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बता दी बात। मैं बहुत डिटेल में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए बताती हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती कि ऊपर ऊपर से बात बता दी और खत्म हो गया लेक्चर। मैं डिटेल में पूरा बताती हूँ। ठीक है, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा यार, आप लोग बिल्कुल मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर करें। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करें कि आपको समझ में कैसे आया। ठीक है, मैं आपसे ये बिल्कुल चाहूंगी। ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।